नमस्कार, प्रशिक्षुओं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मित्र थोड़ा-सा कोऑपरेट करिएगा, थोड़ी-सी तबीयत अच्छी नहीं है, फिलहाल उतना भी खराब नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत है। थोड़ा-सा गले में और जुकाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं और थोड़ा-सा सर भी भारी है और बुखार हल्का-फुल्का फ़ील हो रहा है ना? तो हमने दवा वगैरह तो लिया है खैर, जो घर के नुस्खे होते हैं, उसको लिया है दादी अम्मा वाला। और लेकिन हम आपके क्लास नहीं बंद किए। तो थोड़ा-सा लंबा कम होगा क्लास, आज ये इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा क्लास है, आप लोग कोऑपरेट करिएगा। आपसे विनम्र विनती है जब आपके क्लास जब हम तबीयत खराब रहने के बावजूद भी लेते हैं, तो क्या आप लोग क्लास रिविज़न नहीं कर सकते? क्लास शेयर नहीं कर सकते मित्र? प्लीज़ आपसे उम्मीद रहेगी हमेशा कि आप यूपी टेट के सारे क्लासेस अगर आपके एग्ज़ाम्स लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में आइए। सारे क्लास आपके लिए पड़े-पड़े वहाँ पे पड़े हैं। वह सिर्फ़ आपके लिए ही बनाए गए हैं। यूपी टेट के हर एक सब्जेक्ट हमने खत्म कर दिए हैं। एनवायरनमेंट हो गया, चाहे जो भी हो गया। ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का साइंस का क्लास है। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस के क्लास को पढ़ेंगे तो आपके एनवायरनमेंट नहीं कंप्लीट हो गए। भाई एनवायरनमेंट में भी तो साइंस है। तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप अगर थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं डीएलएड में, तो आप टाइम निकाल के थोड़ा-सा यूपी टेट के भी क्लासेस किया करें, जिसमें कि 70 क्लास मैथ के हैं और हमने सब कुछ अपलोड कर दिया है, एनवायरनमेंट का भी, सीडीपी का भी, हिंदी का भी, सब प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप लोग करते रहें। और थर्ड सेमेस्टर के मैथ के सारे चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दिए हैं। अब साइंस में थोड़ा बचा है और एसएसटी बचा है, यही दोनों लेकर हम खींच रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है, हम अपने ऊपर विश्वास पूरा रखते हैं कि आपका समय पेपर से पहले-पहले हम पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है? मित्र थोड़ा-सा कोऑपरेट करिएगा, हम थोड़ा-सा धीरे-धीरे बोलेंगे क्योंकि थोड़ी-सी बोलने में दिक्कत हो रही है। चलिए हम यहाँ तक पढ़ लिए थे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, है ना? अब इसके आगे चलते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर अच्छा एक बार रिवीजन करा देते हैं। यह लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलता है, ये चीज़ याद रखना है। इसमें प्राथमिक फेरा जो होता है, प्राथमिक फेरों की संख्या जो होती है, वह द्वितीयक फेरों की संख्या की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। ये याद रखेंगे, जो प्राथमिक फेरे की संख्या होती है उसकी तुलना में द्वितीयक फेरे की जो संख्या होती है, वह अधिक होता है मित्र, कॉइल जिसे बोलते हैं। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से अधिक होता है, ये चीज़ याद रखना। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनेंगे। जब वोल्टेज का मान बढ़ता है, तो करंट का मान कम होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है, जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बात पता होना चाहिए मित्र। हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, जो फेरों की संख्या अधिक होती है सेकेंडरी में, और उसी तरह वोल्टेज भी अधिक होता है। जब वोल्टेज अधिक होगा मित्र सेकेंडरी में, तो वहां पर करंट कहाँ पे अधिक होगा? प्राइमरी में। इस बात को याद रखना है, प्राइमरी करंट में, प्राथमिक कॉइल में। जैसे इस प्रकार का कॉइल होता है ना हमारा, ऐसे बना होता है मित्र, यहाँ पर ऐसे ऐसे कॉइल लपेटा होता है, इधर भी लपेटा होता है, तो इसे सेकेंडरी बोलते हैं और इसे प्राइमरी बोलते हैं। तो अगर प्राइमरी में करंट ज्यादा होगा तो सेकेंडरी में कम होगा, अगर प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा होगा तो सेकेंडरी में कम होगा। इस बात को याद रखना है आपको। अगर प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा है तो जाहिर सी बात है, प्राइमरी में जो अगर प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा है, तो जो वोल्टेज कम होगा, वो कहाँ पे कम होगा? सेकेंडरी में कम होगा। इस बात को याद रखना है आपको। अगर प्राइमरी में करंट ज़्यादा है, तो करंट कहाँ पे कम होगा? सेकेंडरी में कम होगा। लेकिन इसका काम है उच्चयी करना, यानी कम करंट को उच्चा मतलब ऊँचा कर देना, बढ़ा देना, सेकेंडरी। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग घर वगैरह में सप्लाई करते हैं। अब देखिए परिणाम मित्र ट्रांसफार्मर क्या होता है? मित्र हमने बताया, इस ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है, जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करता है। यानी कि एसी का कार्य जो होता है वो डीसी पर नहीं होता है, इस बात को भी याद रखना है। और इसका काम होता है उच्चाई अपचयी करने का, यानी कि करंट ज़्यादा आ रहा है तो उसको कम में कर देना, और करंट कम आ रहा है तो उसे ज़्यादा कर देना। कभी भी कोई ये नहीं बोलेगा कि यह मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, यह सब कभी नहीं करता है। यह सिर्फ उच्चाई अपचयी काम करता है ना, हमने बता रखा है। यह एसी पर कार्य करता है, न कि डीसी पर। यह बात भी याद रखना है आपको, ये हमने कल पढ़ा दिया था। यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। यह शक्ति तथा आवृत्ति को नहीं बदलता है। अगर डीसी सप्लाई दी जाए तो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग जल जाएगी, है ना? बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 99% तक होती है। ये बात याद रखेंगे मित्र, जो बहुत अच्छा है। ट्रांसफार्मर की दक्षता या रेटिंग जो होती है, किलो वोल्ट एम्पियर जो होता है, उसमें व्यक्त किया जाता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दोनों युक्त स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण पे भी कार्य करता है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन पर भी वर्क करता है। एक तरह से युक्ति होती है उसकी। ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार सिलिकॉन इस्पात का बना होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है मित्रों, किसका बना होता है? तो बता देंगे सिलिकॉन इस्पात का बना होता है ना? जो कि जिसकी चुंबकशीलता उच्च होती है, जिसके कारण भंवर धाराएं जो होती हैं, एडी करंट जिसे बोलते हैं, जो लॉसेस हिस्टैरिसीस
क्षति जो होती है वो कम होती है। ट्रांसफार्मर की कुंडली जो होती है मित्रों कॉपर की बनी होती है, सबको पता है भाई ये तो। अब आ जाते हैं अपचयी। ये क्या काम करता है मित्र? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसे बोलते हैं। जो ऊपर आपने पढ़ा उच्चयी पढ़ा था, वह कम करंट को बढ़ा देता था। यह क्या करेगा मित्र? यह क्या करेगा मित्र? कम करंट को क्या करता था? उच्चयी करता था, मतलब बढ़ा देता था। ये अपचयी करेगा, मतलब कि ज़्यादा करंट आएगा उसे कम में कन्वर्ट कर देगा। इस बात को याद रखना है। अब हमने ऊपर देखा था कि ऊंचाई वाले में कि जो प्राइमरी सेक्टर था, जो प्राइमरी वाला था, उसमें कॉइल का जो बाइंडिंग था वो कम था और सेकेंडरी में ज्यादा था, क्योंकि सेकेंडरी में करंट बढ़ रहा था। अब यहां पर क्या होगा? प्राइमरी में कॉइल ज्यादा होगा, प्राइमरी में लिपटा हुआ इस तरह ज्यादा होगा तार, और सेकेंडरी में कम होगा। मित्र याद रखना है आपको, ये सारी बातें पूछा जाता है। ऊंचाई वाले में, प्राथमिक वाले में क्या वायरिंग का जो लिपटा होगा वायर, यानी कि जो वायर उसमें लिपटा होगा इस तरह से प्राइमरी में या सेकेंडरी में, तो किस में ज्यादा होगा? तो बताएंगे ऊंचाई वाले में जो था ऊपर वाला ना, उसमें सेकेंडरी वाले में वायर की कमी थी, और मतलब सेकेंडरी वाले में ज्यादा था और प्राथमिक में कमी था। और अपचयी में आ जाएंगे तो अपचयी में आप देख पा रहे हैं इसमें ज्यादा है प्राइमरी में और सेकेंडरी में कम है, बस उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर होगा। ठीक है ना? हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जाहिर सी बात, हमने बताया ना भाई, यह हाई एसी वोल्टेज इस पर आएगा, यह लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। इसमें द्वितीय फेरों की संख्या की तुलना में प्राथमिक फेरों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि वही उसी में तो ज्यादा करंट आएगा, इस वजह से। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से कम होता है। उसका क्या था? 1 से ज्यादा था। जब वोल्टेज का मान कम होता है तो करंट बढ़ जाता है। उसमें क्या था? जब वोल्टेज का मान बढ़ता था तो करंट क्या होता था? कम हो जाता था। इसमें उसका उल्टा। यह देख सकते हैं। आईपी मतलब प्राथमिक की धारा, आईएस का मतलब द्वितीयक की धारा, एनपी का मतलब होता है प्राथमिक फेरों की संख्या, एनएस का मतलब द्वितीयक फेरों की संख्या, यानी सेकेंडरी कहा जाता है, और वीपी का मतलब होता है प्राथमिक का वोल्टेज, है ना? और वीएस का मतलब द्वितीयक का वोल्टेज। आई थिंक समझ में आया होगा, क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए एक प्रश्न करते हैं इस पर, है ना? एक प्रश्न करिएगा सभी बच्चे। यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक फेरों की संख्या का अनुपात, प्राथमिक और द्वितीयक फेरों की संख्या का अनुपात कितना है? 2/3 है। तो प्राथमिक वोल्टेज अगर इतना हो तो VS बताइए। भैया इसके लिए फार्मूला हमने बता रखा है मित्रों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉल्व भी है आपके सामने। NS अपान में NP, NS अपान में NP की वैल्यू दिया है इतना। अब हमको पता है, यह रिलेशन हमको याद होना चाहिए। NS अपान में NP बराबर VS अपान में VP बराबर IP अपान में IS। भाई यही तो होता है। NS अपान में NP बराबर VP, सॉरी VS अपान में VP बराबर IP प्राथमिक वाला ऊपर हो जाएगा VP बटे के VS, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए VP दिया है मित्र, तो आपने VP यहाँ पे रख दिया, और NS अपान में NP की वैल्यू दिया है, तो आपने क्या किया? VS की वैल्यू निकाल लिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। 2/3 तो था ही, उसमें 220 का गुणा करा दिया, तो आ जाएगा कि नहीं मित्र? इस तरह से जो भी आएगा कट्टम कुट्टम कर 440 बटे के 3 यानी कि 146.6 वोल्ट आएगा। स्टेप अप। अब पहले हम कैसे स्टेप अप कह दिए इसे? स्टेप अप है, क्योंकि पहले जो था मित्र हमारे पास वोल्टेज था वो 220 वोल्टेज था। कितना था? 220 वोल्टेज था, यानी वोल्टेज अधिक था। जब वोल्टेज अधिक था अब वोल्टेज हमारा कम हो गया, यानी वो क्या किया? स्टेप अप किया है, यानी कि वोल्टेज कम आ रहा था, वोल्टेज बढ़ा दिया, सॉरी घटा दिया। जब वोल्टेज घटाया है यानी कि करंट को बढ़ाया होगा मित्र, इस बात को याद रख लेना। वही चीज है, स्टेप अप कर दिया, स्टेप डाउन नहीं किया, है ना? आगे देखिए, सेल और बैटरी किसे कहते हैं? तो सेल का मतलब हमने बताया कि भैया ये एक तरह से आपका कैपेसिटर, ये कैपेसिटर देख पा रहे हैं ना? सेल एक स्थैतिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये हमने बता दिया। बैटरी में कौन सा केमिकल होता है? H2SO4 होता है मित्र, H2SO4 होता है, इस बात को आप गांठ बना के रख लेंगे। इसे परिपथ में इस प्रकार से चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सेल दो प्रकार के होते हैं मित्र, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है। हमने बताया भैया प्राथमिक सबको पता है। प्राथमिक क्या होता है मित्र? यह केवल एक बार ऊर्जा स्टोर करता है, उसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। यानी कि जो हम लोग घर में बैटरी निप्पो का प्लस वगैरह वगैरह जो यूज करते हैं ना, तो वह जो टॉर्च में और जो सर्च लाइट में ये सब में बैटरी यूज होता है, या फिर घड़ी में जो बैटरी यूज करते हैं ना, जो टिक 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 करता है ना दिन भर, तो वह, तो उसमें कौन सा यूज करते हैं? प्राथमिक सेल यूज करते हैं। जो कि खत्म होता है तो उसको फेंकना ही पड़ जाता है हमें, कि ऐसा थोड़े होता है उसको फोड़ो फिर चार्ज करो, ऐसा नहीं होता। उसको हमको फेंकना ही पड़ जाता है। या फिर बहुत सारे माताएं बहनें होती हैं, उसको क्या करती हैं? लेपिंग करती हैं। सूप जो घर में पछोड़ने वाला आता है सूप ना, उसमें लेपिंग कर देती है, भैया बहुत ज़्यादा इसका लाइफ टाइम हो जाएगा। ये सारी बातें होती हैं। लेकिन यह मित्र क्या होता है? हमारा प्राथमिक सेल का खत्म होना निश्चिंत होता है, मतलब निश्चित होता है। लेकिन जो द्वितीयक सेल होता है मित्र, इसे आप वोल्टेज देकर दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, यानी पुनर्आवेशित किया जा सकता है। जैसे घर की चार्ज वाली लाइट हो गई, चार्ज वाला लैंप हो गया, पढ़ने वाला जो टेबल लैंप हो गया, ये सब। और जो प्राथमिक सेल होता है मित्र, इसमें रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय का मतलब एक तरफ की बात कर रहा है मित्र, एक तरफ होता है। और इसमें रासायनिक क्रिया व्युत्क्रमणीय होती है, मतलब कि
उत्क्रमणीय होता है, मतलब कि कहा जाए तो इसे हम क्या कर सकते हैं, एक बार चार्ज कर सकते हैं। इसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक की अपेक्षा कम होता है, इसमें विद्युत वाहक बल अधिक होता है। मित्र याद रखेंगे, द्वितीयक की अपेक्षा इसका विद्युत वाहक बल जो होता है प्राथमिक का कम होता है। सेल, यहाँ देखिए प्राथमिक सेल के उदाहरण ईएमएफ वोल्ट होता है, इसे संचित सेल भी कहा जाता है। द्वितीयक सेल के प्रकार में अगर कहा जाए मित्र तो इसे संचित सेल कहा जाता है। अब देखिए इसके प्रकार नीचे दिए गए हैं। प्राथमिक सेल के प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं, वोल्टेइक सेल पूछा जाता है आपसे। वोल्टेइक सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, लैक्लांसे सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, सिल्वर ऑक्साइड सेल हो गया। ये सब प्राथमिक सेल में आते हैं। एक बार खत्म होंगे इनको फेंकना ही पड़ जाएगा। और जो मित्र यह होता है, आपने सुना होगा निकल का, लेड का, एडिसन सेल, निकल सेल, ये सब नए पैमाने पे बनाए जाते हैं, जो कि चार्जिंग वाले लाइट में यूज किया जाता है मात्र, है ना? चलिए इसको याद रख लेंगे। अब यहाँ पर हम आपको एक अच्छा सा, है ना? एक अच्छा सा आपको हम सारा का सारा यहाँ पे कैथोड एनोड बता के चलते हैं ना। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा मित्र, पूछा जाएगा। सेल का नाम क्या है? वोल्टेइक सेल। अब वोल्टेइक सेल में अगर वैद्युत अपघट्य देखेंगे क्या होता है, H2SO4 बड़ा होता है भाई, H2SO4 होता है मित्र। इसको याद कर लेना है आपको, कॉपी पे नोट कर लीजिए, हर जगह काम देगा। सुपर टेट देंगे ना, यूपी टेट देंगे ना मित्र, देखना हमको उस समय सलाम ठोकेंगे आप, उस समय कहेंगे क्या बात है, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा मित्र, हम इसको यूपी टेट वाले इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में भी जोड़ देंगे, ठीक है, जिससे कि आप जब भी इन्वायरमेंट वाला सेक्शन रिवाइज करें वहाँ पर इस वीडियो को जरूर पाएं वहाँ पे, ठीक है। वैसे तो हमने सारे चैप्टर इन्वायरमेंट के कंप्लीट कर लिए हैं, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया था, इस बात की हमें खुशी है, आगे भी नहीं आएगा क्योंकि हमने सुपर टेट तक पढ़ा रखा है भाई ना। उसमें देखेंगे सब लोग यूपी टेट लिखते हैं, हम यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट तक लिखे हुए हैं, तो आपको कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ना है अलग से, बस उतना पढ़ लेना, हमारे ऊपर विश्वास करके चलना। अगर एक भी नंबर कम आया दूसरे बच्चों से जिन्होंने भी अलग से कहीं पढ़ा है पेड क्लास से लेकर, अगर उसे नहीं आ रहा है ना, अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसे भी नहीं आएगा, हमारा पूरा पैसा वापस कर देना आप, मतलब हम आपको पूरा पैसा वापस कर देंगे जितना आपने मुझे दिया है, ठीक है ना, आपका समय भी वापस कर देंगे, वादा करते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखना, उससे बाहर नहीं आएगा। अब वोल्टेइक सेल क्या होता है मित्र, इसका इसमें विद्युत अपघट्ट होता है H2SO4, Cu क्या होता है, धन आयन होता है या ऋण आयन होता है, Zn। मित्र डेनियल सेल में CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट होता है, इसमें कॉपर होता है, इसमें Zn होता है। लैक्लांसी सेल में मित्र NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है जो कि कार्बन और Zn होता है, यहाँ पर धन कोड और ऋण कोड मिलाते चलना आप। शुष्क सेल में बात करें मित्र तो NH4Cl ZnCl2 का मिक्सर होता है, और C इसमें होता है धन आयन, और Zn क्या होता है, जिंक क्या होता है मित्र, इसमें ऋण आयन होता है। मरकरी सेल की बात करें मित्र, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है प्लस आपका जिंक ऑक्साइड होता है। स्टील इसमें होता है जो मित्र, इसका धनायन होता है और जेनेन इसका ऋणायन होता है। सिल्वर ऑक्साइड की बात करें मित्र, इसमें सिल्वर ऑक्साइड होता है, सिल्वर ऑक्साइड सेल होते हैं और सिल्वर के नाम से ही जाना जाता है मित्र, याद रखेंगे। लेड एसिड सेल की बात करें मित्र, इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिस जैसे कि नाम से ही फेमस है। लेड ऑक्साइड और स्पंजी शीशा यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, इससे बस इतना बहुत है। अब आगे देखिए, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, बच्चे गलत करके आते हैं। सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग छोटे कैलकुलेटर में करते हैं। बैटरी का ऋणात्मक प्लेट अधिकतम जिंक का बना होता है, इस बात को भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। बैटरी सेलों के समूहन को बैटरी कहते हैं। इसका संयोजन मुख्य दो प्रकार का होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मित्र। एक तो होता है पैरेलल, हमने बता रखा है एक तो श्रेणी क्रम में होता है, एक तो पैरेलल होता है, जो आप पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इसको आप PDF दे दिया जाएगा, वहां से आप देख लेंगे, है ना। यह चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने आगे वाले। यहाँ पे देखिए मित्र, आपको सीधा-सीधा दिया है विद्युत मोटर और यहाँ पर जनरेटर में अंतर। तो हम पहले विद्युत मोटर को देख लेते हैं ना, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। विद्युत मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, यहाँ से पूछेगा। हम आपको पहले विद्युत मोटर दिखाते हैं, फिर उसके बाद उस पे चलते हैं। विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर में पता है क्या फ़र्क है? विद्युत जनरेटर में मित्र डायनेमो यूज़ होता है। डायनेमो आपने सुना होगा, डायनेमो। डायनेमो का काम होता है, विद्युत मोटर का क्या काम होता है, हम बता देते हैं। देखिए, जो डायनेमो होता है इसमें लास्ट में क्या आता है मित्र? डायनमो, डायनेमो, डायनेमो जो होता है इसमें लास्ट में मो आता है। मो मतलब कि मैकेनिकल, मेरा नाम मोलू है तो मोलू नहीं आप बोलेंगे क्या सॉरी, मैकेनिकल। मैकेनिकल यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा को ये किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी कि जब जनरेटर चलता है तो घर में लाइट आती है, उसमें पेट्रोल डीजल आप डालते हैं, तो इसके बाद क्या करता है, फ्लक्स जनरेट होता है, वहाँ फ्लक्स कटिंग होती है। जैसे फ्लक्स कटिंग होती है मित्र, डायनेमो का मतलब उसमें डायनेमो लगा होता है, डायनेमो पूरा का पूरा घूम जाता है और चुंबकीय फ्लक्स जनरेट हो जाता है, और उस माध्यम से वहाँ से पूरे घर भर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है ना। तो डायनेमो का मतलब हो गया मित्र, यह किसको किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और जो मोटर होता है मित्र, मोटर चलाया तो गेहूँ पिस गया,
तेल निकल गया, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो इसमें विद्युत मोटर का मतलब है साफ-साफ कि इलेक्ट्रिक करंट को यह मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, ये चीज़ें। अब देखिए साफ-साफ सारी बातें हम पढ़ते हैं। विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यह विद्युत चुम्बकीय खिंचाव का सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी धारावाही चालन को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक घुमाव बल कार्य करता है ना? याद रखेंगे। यह फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम पर आधारित होता है। चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत धारा बराबर गति होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्लस करंट बराबर मोशन होता है। यह बात याद रखेंगे। इसका उपयोग विद्युत पंखे हो गए, कंप्यूटरों में हो गए, मशीनों में, वॉशिंग मशीन हो गए, बहुत सारी जगह होता है घर में, आप याद देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। विद्युत जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है मित्र, याद रखना है, यांत्रिक को विद्युत में। इसमें वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, यह बात भी याद रखना है। जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक एक प्रकार गतिमान किया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता हो, तो उस चालक में विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है। जनित्र या डायनेमो फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम पर कार्य करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र प्लस चालक की गति बराबर प्रेरित विद्युत धारा, यह चीजें होती हैं। प्रेरित धारा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट होती है। यदि प्रत्यावर्ती धारा को उपकरण में दिष्ट धारा में बदलकर बाह्य परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो डीसी जनित्र कहलाता है मित्र, ये बात याद रखना, आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग अपने। अब देखिए यहाँ पर मित्र फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आप सभी को पता होगा, फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। देखिएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल, है ना। इसके अनुसार यदि बाएं हाथ का अंगूठा यानी कि तर्जनी उंगली, अगर हम बनाए मित्र अंगुली बना दे यहाँ पर, तो देखिएगा इस तरह से अंगूठा यहाँ पर बना लीजिए आप, अंगूठा यहाँ पर, और एक उंगली ऐसे, एक उंगली ऐसे आपका रहेगा। इस तरह फैला लेंगे अपने बाएं हाथ के अंगूठे को, और प्लस तर्जनी और प्लस बीच वाली जो उंगली है आपका वह मध्यमा, उसको फैला लेंगे। तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस तरफ फैलाएं कि अंगूठा जो है लगने वाला बल की दिशा को दिखाएगा, और मध्यमा विद्युत धारा को दिखाएगा, तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा मित्र। यानी कि जो अंगूठा है ना मित्र, यह अंगूठा है ना, वो आपके एक विद्युत बल को दिखाएगा, है ना, बल को दिखाएगा। और जो तर्जनी होगा मित्र ना, तर्जनी होगा, सॉरी मध्यमा को इस तरफ फैलाएं कि जो अंगूठा होगा विद्युत बल को दिशा को दिखाएगा, और मध्यमा उंगली जो मध्यमा है मित्र, यह वाला जो मध्यमा है आपका, ये क्या दिखाएगा, ये धारा की दिशा को दिखाएगा, आई को, है ना। एक मिनट, ये आई को दिखाएगा मित्र, ये वाला आई को दिखाएगा, और ये वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बी को दिखाएगा। इस तरह से आप अंगुली पे बना लेंगे। कभी काल के जो बचपन में थे हम लोग, क्योंकि इंटर में है ना ये सारी चीजें, तो जब हम इंटर का पेपर देने गए थे तो हाथ पे ही लिख के लेके गए थे। एक चीटिंग बता दी हमने आपको। चलिए अपना, चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम पर आधारित होती है। इस तरह का कुछ फिगर बनता है, आप देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं मित्र, ये आपका बल की दिशा को बता रहा है, ये बल की दिशा को बताएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, और ये करंट की दिशा को। इस प्रकार से फैलाएं उंगली को, तो पता चल जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि दाएं हाथ के प्रथम दो उंगलियों को अंगूठे के परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को एवं पहली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे, तो दूसरी उंगली उस चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है मित्र, है ना। विद्युत वाहक बल की दिशा को इसमें भी बता रहा था, देख रहे हैं ना। डायरेक्शन करंट दे रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट करंट का दे रहा है, यहाँ पर यह बाएं हाथ का नियम है, यह मैग्नेटिक को दिखा रहा है, यह बल को दिखा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है बस, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है हमारा बीच वाला उंगली, है ना। और जो अंगूठा है, सिर्फ अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताता है। वहां पर बल की दिशा का था पहले बाएं हाथ में, इसमें चालक की दिशा को बताएगा। इस बात को याद रखना है बस आपको। देख लीजिए यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, सेम वही है, सेम वही चीज़ है, करंट भी है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये देख रहे हैं। लेकिन जो हमारा अंगूठा है मित्र, यहाँ पर क्या दिखा देगा, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाएगा, जो कि करंट के लंबवत वाला होगा। सेम उसी प्रकार से होगा जो आप देख सकते हैं। अब फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम हम देख लेते हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, है ना। जो जितने नियम इन्होंने दिया हमने देख लेते हैं। पहला देखिए, जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कौन सा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह प्रथम नियम था इनका। द्वितीय नियम इनका क्या था मित्र, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के अनुपाती या समानुपाती होता है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्थित है। इसको आपको बस ऐसे ही लिख लेना है अपने कॉपी पे, और यह याद कर लेना है, बस यह याद रखना है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के अनुकमानुपाती तथा समानुपाती होगा। बात खत्म मित्र, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लेंज नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्र, लेंज का लॉ, लेंज नियम देखते हैं। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है, स्वयं अपने ही कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है, -n × d∅/dt मित्र, ईएमएफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स। इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने में भी किया जाता है।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ आ जाते हैं। विद्युत भार किसे कहते हैं मित्र? विद्युत भार यानी कि इलेक्ट्रिकल लोड, प्रतिरोध का मान यदि बढ़ेगा तो लोड घटेगा। इस बात को याद रखना मित्र। जैसे कि करंट जिस भी परिपथ में ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे प्रतिरोध कम है, तभी तो भैया विद्युत धाराएँ ज़्यादा बह रही हैं। इस बात को याद रखना मित्र, हमें इस बात को याद रखना है। विद्युत धारा घटेगी, यानी कि जब हम वोल्टेज को बढ़ाएँगे तो विद्युत धारा का मान कम होगा। जब वोल्टेज मतलब कि जब परिपथ में जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ाएँगे, विद्युत धारा का मान कम होगा। याद रखना मित्र, जैसे ही प्रतिरोध बढ़ा, विद्युत धारा अपने आप कम, सर्किट में विद्युत करंट कम जाएँगी। जैसे ही आपने विद्युत, जैसे कि हमने बताया था, एक फ्यूज़ का एग्ज़ाम्पल लिया था आपसे। फ्यूज़ में क्या होता है, फ्यूज़ की एक क्वालिटी होती है, उसमें प्रतिरोध की मात्रा ज़्यादा होती है। जिससे कि जो बिजली आए, बिजली मतलब कि बिजली जब आए तो वह कम से कम बिजली को अंदर जाने दे, और उसका गलनांक जो होता है बहुत कम होता है। अगर ज़्यादा बिजली अचानक चली जाए तो वह तुरंत का तुरंत वहीं पे गल जाए, जिससे कि आगे घर के अप्लायंसेस सुरक्षित रहें। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यदि प्रतिरोध घटेगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तथा लोड भी बढ़ेगा। याद रखेंगे मित्र, जैसे बस यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, विद्युत धारा का मान बढ़ा तो लोड बढ़ा, विद्युत धारा का मान बढ़ा तो लोड बढ़ा। अब आगे आपने पढ़ा ही है, विद्युत धारा बढ़ने का मतलब प्रतिरोध घटता है, और प्रतिरोध बढ़ने का मतलब है विद्युत धारा घटता है। यह बात हमने पढ़ा दिया है आपको। लघुपथ क्या होता है, लघुपथन क्या होता है? ये चीज़ होता है लघुपथन का मतलब, जो शॉर्ट सर्किट होता है ना, वही लघुपथन होता है। इसमें देख सकते हैं आप, शॉर्ट सर्किट होने का पर प्रतिरोध का मान लगभग शून्य हो जाता है। उस समय क्या होता है, वोल्टेज का मान भी शून्य हो जाता है, जबकि विद्युत धारा का मान एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मित्र। उसमें देखते हैं जो फ्रेश वायर रहता है और हमारा लाइफ वायर से क्या करता है मित्र, सट जाता है। जब लाइफ वायर से सटता है तो उस समय बहुत ज़्यादा धमाका होने लगता है। कभी-कभी आप देखते होंगे ट्रांसफार्मर वगैरह बोलता है बहुत तेज़ी से बरसात वगैरह में। तो उस समय क्या होता है, लाइव जो वायर होता है ना, फेज वायर से सट जाता है, और खतरनाक जो हमारा फेज वायर होता है, फेज जिसे बोलते हैं, फेज 1 फेज 2, इसके बाद जो हमारा एक तरह से अर्थिंग होता है, अर्थिंग सबसे खतरनाक होता है। इस बात को याद रखना भाई, ये मत सोचना अर्थिंग नहीं मारता है। और देखिए खुला परिपथ, इसमें धारा बहेगा ही नहीं, इसमें धारा शून्य होगा, वोल्टेज भी शून्य होगा मित्र, है ना? धारा का मान भी शून्य होगा। खुला परिपथ है, धारा का मान भी शून्य होगा, वोल्टेज भी शून्य होगा, है ना? वोल्टेज का मान, एक मिनट, वोल्टेज तो जाएगा, मतलब वोल्टेज रहेगा मित्र, वोल्टेज जब तक धारा नहीं बहेगा तब तक वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज शून्य नहीं होता है, बस ये याद रखना है। और खुला प्रतिरोध अनंत होता है, खुले परिपथ में जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है, क्यों भाई, करंट तो बह ही नहीं रहा है, तो अनंत होगा। लेकिन इस वाले में क्या था, ये बंद परिपथ था। बंद परिपथ में मित्र हमेशा हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसमें धारा का मान तो बढ़ता है, लेकिन वोल्टेज शून्य होता है, और प्रतिरोध भी लगभग लगभग शून्य ही होता है। लेकिन इसमें क्या है, बंद परिपथ खुले परिपथ की बात कर लें तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज इनफाइनाइट होता है। क्योंकि भैया आप इस फार्मूले से अगर जाएँ, इस फार्मूले से अगर जाएँ मित्र, तो आपको पता है करंट क्या होगा, इसमें शून्य जाएगा। जब करंट शून्य होगा तो जो हमारा प्रतिरोध होगा वो भी लगभग लगभग शून्य ही आएगा, है ना? समझ रहे हैं कि नहीं? प्रतिरोध भी शून्य होगा भाई, प्रतिरोध भी शून्य होगा, प्रतिरोध मतलब कि अनंत हो जाएगा, क्योंकि जब आई की वैल्यू 0 रखेंगे, इस तरह डिवाइड करेंगे तो अनंत आएगा। देख पा रहे हैं आप ना? और जो वोल्टेज होगा वो भी लगभग लगभग शून्य होगा। अब 1 कूलम्ब बराबर हमने बता दिया है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है ना? ये चीज़ें आप याद रखेंगे। घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा का माप, घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा का माप किलोवाट घंटा में किया जाता है। जैसे कि जो हम यूनिट वगैरह देते हैं ना, व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, आप देख सकते हैं, किलोवाट घंटा बराबर कुल शक्ति जो आपने पावर यूज़ किया, कुल समय कितने समय तक यूज़ किया, बटे 1000 कर देते हैं। यानी कि वोल्ट गुणे एम्पीयर बटे गुणे घंटा। कभी-कभी पूछ लेता है कि समय दे देता है, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल तक, तो उसका भी गुणा करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे मित्र। एक घर में देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, बहुत सही है। आपको तुरंत प्रश्न के साथ तुरंत क्वेश्चन एक घर में 220 वोल्ट 40 वाट के 5 बल्ब लगे हैं। बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन की दर से 30 दिन तक जलता है। तो बल्बों द्वारा 1 माह में, देखिए 1 माह भी आ गया, 1 माह में व्यय की गई यूनिट की संख्या बताइए मित्र। आपको पता है मित्र 5 घंटे तक जलाया जा रहा है ना? तो हम आपको बताते हैं यूनिट कितनी यूनिट आई। अब देखिएगा, आप लोग भी अपने घर का यूनिट निकालेंगे, बताएँगे कितने यूनिट आपके यहाँ आता है, कितने रुपए यूनिट है बताएँगे। आप किस राज्य से मतलब किस ज़िले से हैं, थोड़ा-सा बता सकते हैं तो बताइएगा। आप लोग किस-किस ज़िले से हैं, है ना? जिससे कि हम देख सकें आखिर हमारे ज़िले से भी कोई है कि नहीं है भाई। व्यय विद्युत ऊर्जा, कुल शक्ति बटे कुल समय हमने बता रखा है। एक बात और हमने बताया था भाई, क्या? कुल बल्ब की संख्या कितनी है? 5 गुणे कितने वाट के बल्ब हैं? एक बल्ब जब 40 वाट का है तो 5 बल्ब, 5 गुणे 40 वाट, गुणे कितने घंटे जलाए गए हैं? 5 घंटे जल रहे हैं तो 5 का गुणा, और कितने महीने तक जले? 30 महीने तक, मतलब 30 दिन तक चले, यानी 1 महीने तक, तो 30 का गुणा बटे 1000 कर लीजिए मित्र। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। यानी देख रहे हैं 30 किलोवाट पर आवर और 30 यूनिट, यानी 30 यूनिट आपका खर्च आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बता रखा है विद्युत परिपथ में निम्न रंगों द्वारा
तार प्रदर्शित किए जाते हैं। अब आप तार को भी बता देते हैं। देखिए फेज कौन होता है, भू-संपर्कित यानी कि जो आपका जिसे हम कहते हैं भैया अर्थिंग, वह कौन-सा होता है? जो अर्थिंग होता है हमेशा ग्रीन वाला होता है मित्र, ग्रीन होता है। और जो रेड, येलो, ब्लू होता है, ये हमेशा फेज वायर होते हैं। और जो न्यूट्रल होता है मित्र, वो ब्लू होता है, ब्लैक होता है। समझ रहे हैं ना? देखिए ब्लू हमारा इसमें भी है, ब्लू हमारा फेज में भी आ सकता है, ये चीज़ याद रखना है। लेकिन ब्लैक और रेड, रेड हमेशा फेज वायर होता है, ये चीज़ याद रखना है। और येलो भी हमेशा फेज वायर होता है। लेकिन जो ब्लैक होता है, वो हमेशा न्यूट्रल वायर होता है। लेकिन ब्लू है, दोनों में कॉमन हो सकता है, ये चीज़ याद रखना है मित्र। और जो ग्रीन होता है, यह भू-संपर्कित होता है, यानी कि इसे हम कहते हैं भैया एक तरह से अर्थिंग है। अब आप जो भी लगा लो, आप इधर-उधर भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन है इसका मान यही। लाल का मतलब क्या भैया? खतरा ही तो, इस वजह से उसी लिए बनाया गया है। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर भू-संपर्कित चालक रहता है, इसके बाद फेज होता है। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, फटाफट कर लेते हैं हम लोग, है ना? फटाफट देख लेते हैं। इसके बाद मित्र बहुत जल्द हम लोग का सेशन समाप्त हो जाएगा, मतलब इसके बाद वाला जो सेशन आएगा उसमें हम बहुविकल्पी करेंगे। किसी व्यक्ति को सुरक्षित कर रहने के लिए अधिकतम 9 माइक्रो एम्पीयर विद्युत धारा उपयुक्त होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है मित्र, याद रखना मानव शरीर का जो प्रतिरोध 1000 ओम होता है मित्र, समझ सकते हैं? इस वजह से करंट हमको छोड़ता है, बहुत तेज मतलब नहीं मारता है, इस बात को याद रखना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋणावेश वहन कर सकता है। अगर 2 तार समांतर में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हों, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाता है, तो परिणामी प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध से कम होता है। घरों में लगे उपकरण विद्युत सप्लाई के साथ समानांतर में लगे होते हैं। इसका एक कारण एक समान वोल्टेज। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं यहाँ पर जो हमने नहीं बताया शायद। मित्र जो घर की वायरिंग होती है ना, वो हमेशा और हमेशा किस में होता है पता है आपको? समांतर क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है। क्योंकि आपको पता है कि समांतर क्रम में बताया कि पहला वाला सिरा वोल्टेज के साथ एक सिरे के और दूसरा वाला एक सिरे के साथ। मतलब कि करंट सब में अलग-अलग जाता है। अगर कोई एक भी घर का लाइट खराब हुआ, तो सारे घर का लाइट रहता है, सारे रूम का लाइट रहता है। वैसा नहीं होता है कि एक रूम का लाइट खराब हुआ, तो सारे रूम का लाइट ये नहीं है। है ना? नहीं ना होता है ऐसा। तो घर की जो वायरिंग होती है समांतर क्रम में होती है, इस बात को याद रखना है। और जो झालर-मालर लगते हैं सब शादी-ब्याह वाला फंक्शन होता है, उसमें जो घर की वायरिंग मतलब कि जो उसका उसमें लाइटिंग वगैरह लगता है, वह श्रेणी क्रम में होता है। इस बात को याद रखना मित्र। आज का आपका पूरा का पूरा मित्र विद्युत खत्म, कंप्लीट विद्युत खत्म मित्र। अब आपको इससे ज़्यादा कहीं भी किसी भी एग्जाम में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बस रिवाइज करते रहिएगा। अगर मुझे बड़ा भाई और अपना गुरु, अपना एक तरह से मार्गदर्शन मानते हैं, तो सारे क्लासेस रिवाइज करिएगा। अब हम कल ऑब्जेक्टिव करेंगे इस पे, कम से कम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं मित्र। हम आपको दिखा देते हैं कितने ऑब्जेक्टिव हैं, आप खुद देख लीजिए। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, देख रहे हैं ना? इसका पीडीएफ हम दे देंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, देख रहे हैं? ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है मित्र। आप देख लीजिए, हम आपको दिखाते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट, ये देखिए सवाल आ गया यहाँ से, यहाँ तक ये न्यूमेरिकल भी इसमें है। देख रहे हैं आप ना? तो हम आपके लिए बहुत भरपूर तरीके से सारी व्यवस्था कर रखे हैं, बस आप लोग अपना पढ़ाई शेड्यूल करिए, रिवाइज़ करते रहिए, बस हम यही उम्मीद करें। देखिए, यहाँ पर 81 तो इस प्रकार के हैं और बहुत सारे हैं, 81 नहीं मित्र, लगभग 100 प्लस हैं, यानी कि 150 के आस-पास में प्रश्न है। तो 150 का मतलब बहुत होता है। तो इस तरह से आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा कल के बाद। आपसे उम्मीद है कि सारे क्लासेस आप लीजिए, यूपी टेट की भी क्लासेस रिवाइज़ करिए। अपने मित्रों को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली ये प्रयास किया करिए, कम से कम 10 से 20, 25 मित्रों को हम जोड़ें, जिससे कि सर की यानी कि हमारी पूरी की पूरी फैमिली बड़ी हो, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है मित्र, धन्यवाद।